नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद कराने के मामले में ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 500 मीटर दायरे में फिलहाल दुकानें नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सैकड़ों कारोबारियों को अंतरिम राहत मिली है। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2022 को ताजमहल के 500 मीटर दायरे में आने वाली दुकानों को हटाने के आदेश हुए थे। कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को अपने निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा था। एक याचिका में यह मांग की गई थी। इसी आदेश के खिलाफ कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले आगरा में ताजमहल के आसपास निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ताज सुरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक हटा दी थी। कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलने वाली गतिविधियों की इजाज़त दी थी, लेकिन कहा कि इन सब के लिए सेंट्रल अपॉइंटेड कमेटी से इजाज़त लेनी जरूरी होगी। सपा नेता आजम खान की सदस्यता रद्द करने और चुनाव घोषित किए जाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आजम खान के वकील पी चिदंबरम ने अदालत में कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उपचुनाव की प्रक्रिया की तारीख तय कर दी गई, जबकि एक विधायक को सजा 11 अक्टूबर को हुई थी और उसकी सदस्यता रद्द इतनी जल्दी नहीं की गई। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि नामांकन 17 नवंबर को शुरू होंगे, तब तक आजम खान के पास हाईकोर्ट जाने का पर्याप्त समय है। आजम खान हाईकोर्ट जाए और वहां सजा पर रोक लगाने की मांग करे, तब अयोग्यता पर भी रोक लग जाएगी। और आजम खान के वकील पी चिदंबरम ने कहा कि अयोग्यता पर रोक नहीं लगेगी, ऐसी स्थिति में सीट खाली ही रहेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, चुनाव आयोग और विधानसभा सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं सीजेआई ने कहा, अयोग्यता दोषसिद्धि की वजह से एक बार फिर दोषसिद्धि पर रोक लगने के बाद आपने 5 नवंबर को नोटिस जारी किया है। प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। इस पर आयोग ने कहा कि यह एक प्रेस विज्ञप्ति है, अधिसूचना नहीं। सीजेआई ने कहा कि इन मामलों का व्यापक प्रभाव होता है, 3 दिनों के लिए रुके और उन्हें समय दे। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधानसभा सेक्रेटरी पर भी सवाल उठाए। सीजेआई ने पूछा, क्या हर एक मामले में अगले दिन अयोग्यता करार दी जाती है और फिर उपचुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाता है? खतौली के एक विधायक को जब 11 अक्टूबर को सजा हुई तो आप 8 नवंबर तक क्यों बैठे रहे? आप आजम खान केस में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं? आप इस तरह पिक एंड चूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या वो आजम खान मामले में चुनाव की अधिसूचना को 72 घंटे के लिए टाल सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी भी रैली के लिए प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री की सज्जनता की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के चंबी में अचानक एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक दिया और एम्बुलेंस को आगे जाने दिया। इससे पहले भी 30 सितंबर 2022 को गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अहमदाबाद में गांधीनगर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ियों का अपना काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रुकवा दिया और एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही पीएम का काफिला वहां से आगे बढ़ा। वहीं हम आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आम लोगों से भी अपने भाषणों में एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने को कई बार आग्रह कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी गाड़ियों का काफिला रोककर आम लोगों सहित उन खास लोगों को संदेश दिया है जो अपने अहंकार या जल्दबाजी के कारण एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। और अब पीएम मोदी के इस संदेश को आम और खास लोग कितना समझ पा रहे हैं, ये तो सड़क पर ही पता चल पाएगा। देश में अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब किसी खास व्यक्ति के काफिले या धरना प्रदर्शन या बंद के कारण एम्बुलेंस रास्ते में फंस गई और उसमें जा रहे मरीज की मौत हो गई। जाम और आम लोगों के कारण पहुंचने में देरी के कारण तो मरीजों की मौत होना आम है।
सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाले EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मोहर लगा दी है, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान कई ऐसे सवाल भी उठे हैं जिन पर भविष्य में चर्चा तेज हो सकती है। सबसे अहम सवाल यही है कि आने वाले वक्त में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच की ओर से ही तय 50% की लिमिट खत्म होगी और EWS कोटे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बहुमत की जो राय थी उससे एक ही संकेत मिल रहे हैं। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाया था कि आरक्षण की 50% सीमा पर भी विचार होना चाहिए। इस पर अदालत ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वकीलों की ओर से जरूर इस पर तर्क दिए गए हैं। वहीं बहुमत वाले जजों की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि अदालत ने पहले जो 50% की सीमा तय की थी वह ऐसी नहीं है कि उसमें बदलाव न किया जा सके। उन्होंने कहा कि 50% की लिमिट संविधा की जरूरी प्रावधान नहीं है। वहीं अल्पसंख्यक मत वाले जजों ने भी 50% की लिमिट पर कुछ नहीं कहा। हालांकि जस्टिस रविंद्र भट्ट की ओर से यह जरूर साफ किया गया है कि तमिलनाडु में 50% से ज्यादा आरक्षण को लेकर एक अलग बेंच में सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि आरक्षण वह व्यवस्था है जिसके तहत किसी वर्ग के आरक्षण और उसे अवसर देने के लिए प्रावधान किए गए हैं और उसके तहत माइनॉरिटी सीटें ही आ सकती है। बता दें कि EWS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही आरक्षण की लिमिट पर बहस तेज है। आरक्षण के कई पक्षकारों का कहना है कि इस कोटे की वैधता प्रदान करके सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट खत्म होने का रास्ता साफ कर दिया है और बिहार के CM नीतीश कुमार ने भी मांग की है कि आरक्षण की 50% की लिमिट को खत्म किया जाना चाहिए।